आपकी अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से स्टडी करेंगे आपके पेपर विश्व का प्रादेशिक भूगोल। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो कर रहे थे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप के इंट्रोडक्शन या हम लोग कह सकते हैं कि इसके पॉलिटिकल मैप के बारे में स्टडी हम लोगों ने कर ली थी। पॉलिटिकल मैप या इसके इंट्रोडक्शन के बाद आज हम लोगों की क्लास का जो टॉपिक है वो है एशिया के भौतिक प्रदेश, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट्स, कि एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो एशिया महाद्वीप जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका अत्यधिक क्षेत्रफल होने के कारण इसमें अनेक प्रकार की विविधताएं भी पाई जाती हैं। किनमें? भौतिक प्रदेशों में। इन्हीं अनेक विविधताओं के आधार पे इसके भौतिक प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटा गया है और वो भाग हैं 5। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। नंबर 1 आता है उत्तरी निम्न भूमि, नंबर 2 आता है मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, नंबर 3 आता है दक्षिणी पठारी प्रदेश, और नंबर 4 आता है नदियों के मैदान, और नंबर 5 आता है द्वीप समूह है। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका भौतिक प्रदेश नंबर 1 उत्तरी निम्न भूमि। इसका नक्शा आप लोगों को बोर्ड पे बना हुआ दिख रहा है। इस नक्शे को समझाते हुए साथ के साथ एक छोटा नक्शा भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप लोगों को मैं प्लेन एशिया महाद्वीप का एक नक्शा दे देती हूँ और आपको बोला जाए कि एशिया महाद्वीप के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको दर्शाइए, तो आप लोग किस प्रकार से दर्शाएंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी निम्न भूमि के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित इसकी भूमि निम्न भूमि इसलिए कहा गया है कि यह ढलान की तरफ स्थित है। इसके उत्तर में कौन सा सागर? आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर एशिया महाद्वीप का यहाँ स्थित देश रूस, और रूस के इस भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साइबेरियाई भाग। साइबेरियाई भाग में स्थित यह मैदान जो कि ढलान लिए हुए है, किस तरफ? उत्तर की ओर इसका ढलान है, और इस ढलान के आधार पर ही यहाँ से निकलने वाली नदियाँ भी हैं, वो निकलती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। यानी आपसे पूछा भी जा सकता है कि विश्व में या एशिया महाद्वीप में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, उनमें आपको नाम दे दिए जाएंगे एशिया महाद्वीप की नदियों के। तो अभी इन नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि उत्तरी निम्न भूमि की सीमा के बारे में, उत्तरी निम्न भूमि की सीमा पश्चिम की ओर बनाता है यूराल पर्वत, यानी इसके पश्चिम में स्थित है यूराल पर्वत जो कि एशिया महाद्वीप की भी पश्चिमी सीमा बनाता है। इसके पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर हम लोग देखते हैं तो आता है बेरिंग सागर या बेरिंग जल संधि, जिसके द्वारा यह अलग होता है किससे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। यानी इसके उत्तर पूर्व में स्थित है बेरिंग सागर या बेरिंग जल संधि, इसके उत्तर में स्थित है आर्कटिक सागर, पश्चिम में स्थित है यूराल पर्वत, और इसके दक्षिण में स्थित है मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश। इस उत्तरी निम्न भूमि की हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ढाल है कहाँ? उत्तर की ओर, और इसी ढाल के आधार पे यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, नंबर 1 जो नदी है वो है ओब नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नंबर 2 है येनिसी नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और नंबर 3 है लीना नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई। ये तीनों नदियां गिरती कहाँ हैं? आर्कटिक सागर में गिरती है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि ये तीनों नदियां आर्कटिक सागर में गिरने से पहले एक दलदली भाग बनाती हैं। इसी कारण यहाँ का जो यह क्षेत्र है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये नदियाँ जो है वो परिवहन की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये दलदली भाग बनाती हैं। इसके अलावा इस भौतिक प्रदेश की मुख्य विशेषता कि विश्व का सबसे बड़ा कंटिन्यू प्लेन यानी एक लगातार समतल मैदान सबसे बड़ा कहाँ का है? तो वो है एशिया महाद्वीप का उत्तरी निम्न भूमि, या इस मैदान को साइबेरियाई मैदान भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि रूस देश का यह भाग जिसे साइबेरियाई रूस भी कहा जाता है, तो यह साइबेरियाई मैदान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? समतल मैदान है। इसके अलावा उत्तरी निम्न भूमि को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पूर्व की ओर जो स्थित है वो है पूर्वी साइबेरियाई मैदान। पश्चिम की ओर जो स्थित है वो हो गया पश्चिमी साइबेरियाई मैदान, और मध्य में जो स्थित है वो है मध्य साइबेरियाई मैदान। ये हो जाता है उत्तरी निम्न भूमि का भाग। कौन सा? उत्तरी भाग। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक इसका छोटा सा पार्ट जो कि उत्तर में ना होकर के मध्य एशिया में भी स्थित है, और मध्य एशिया के नाम से आप लोगों को याद भी आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार आप फिर से रिमाइंड कर लीजिए कि ऐसे देश जिनके पीछे क्या लगता है? स्थान। क्या लगता है? स्थान। यानी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जो मैंने ये स्थान वाले देश बताए थे वो किस में आते हैं? सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में भी, और वो भी मुख्य रूप से तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यह मैदान किसका भाग है? उत्तरी निम्न भूमि का, और इस मैदान का नाम है ट्यूरान प्लेन। क्या नाम है? ट्यूरान मैदान। इस मैदान से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो मुख्य दो नदियां हैं। एक है सिर दरिया नदी और एक है आमू दरिया नदी। कौन सी नदियां हैं? सिर दरिया नदी और आमू दरिया नदी इस मैदान की मुख्य दो नदियां हैं। इस प्रकार हो जाता है एशिया महाद्वीप का भौतिक प्रदेश नंबर 1 कौन सा? उत्तरी निम्न भूमि। अगर आप प्लेन नक्शे में इसको भरना चाहो तो देखिए ये हो गया एशिया महाद्वीप का नक्शा, और हम इसको कैसे भरेंगे? ये जो उत्तरी भाग है ये क्या हो गया? उत्तरी निम्न भूमि या साइबेरियाई मैदान जिसे कहा जाता है। और इसके अलावा छोटा सा पार्ट इसका यहाँ आएगा, ये हो गई उत्तरी निम्न भूमि नंबर 1। अब अपन बात करते हैं नंबर 2 भौतिक प्रदेश मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश। मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थिति हम देखते हैं कि नक्शे में उत्तरी निम्न भूमि के दक्षिण की ओर, दक्षिण यानी एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग तो कौन सा था? भारत एवं इसके पड़ोसी देश। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि उत्तरी निम्न भूमि के दक्षिण में स्थित जो मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश है वो है इसका भौतिक प्रदेश नंबर 2। यहाँ का जो पठारी प्रदेश है मध्यवर्ती भाग का, यहाँ का पठारी प्रदेश अत्यधिक ऊंचाई में होने के कारण भी इसको सेंट्रल माउंटेन्स में काउंट कर लिया गया है, यानी इनकी क्या है? हाइट्स ज़्यादा है, तो इनको मध्य पर्वतीय प्रदेशों में काउंट किया गया है। मध्य पर्वतीय प्रदेश की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ अनेक वलित पर्वतमालाएं स्थित हैं, और इन वलित पर्वतमालाओं में मुख्य रूप से जो नाम आता है वो आता है पामीर पर्वतमाला। क्या आता है? पामीर, जिसे पामीर की गांठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पामीर की गांठ कहा जाता है। और आज तक आप लोगों ने नाम सुना ही होगा पामीर की गांठ, और आपके दिमाग में भी आया होगा कि इसको गांठ क्यों कहा जाता है। तो आप देखिए कि यह है पामीर पर्वत, इसके चारों ओर इस प्रकार से पर्वतमालाएं निकली हुई है कि एकदम से इसको देखा जाए तो यूँ लगता है कि इन सारी पर्वतमालाओं की यहाँ आकर के क्या कर दी गई है? गांठ बना दी गई है, या क्या कहेंगे कि इसकी एक नोट बना दी गई है। इसी आधार पे इसे क्या कहा जाता है? पामीर की गांठ। पामीर पर्वत से निकलने वाली अनेक जो पर्वतमालाएं हैं उसमें आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व की ओर है तियान शान पर्वतमाला। कौन सी है? तियान शान पर्वतमाला। पूर्व की ओर है
कुनलुन पर्वतमाला, इसके दक्षिण पूर्व की ओर है हिमालय श्रेणी, इसके दक्षिण पश्चिम की ओर है सुलेमान पर्वत श्रेणी और इसके पश्चिम की ओर स्थित है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। यानी ये अलग अलग पर्वत श्रेणियां कहाँ से निकल रही है, पामीर से निकल रही है। इसके साथ ही जो यहाँ लिखा हुआ भी है पठारी प्रदेश, यानी इन पर्वतमालाओं के साथ साथ यहाँ पठारी प्रदेश भी पाया जाता है, जो कि सामान्य ऊंचाई से क्या है, ज़्यादा है, और सामान्य ऊंचाई से ज़्यादा होने के कारण ही इस पठारी प्रदेश को किस में गिना गया है, मध्य पर्वतीय प्रदेश में गिना गया है। और इस पठारी प्रदेश में जो आता है वो आता है हिमालय एवं कुनलुन श्रेणी के मध्य स्थित तिब्बत का पठार। कौन सा आता है, तिब्बत प्लेटू जो आता है वो आता है हिमालय एवं कुनलुन श्रेणी के बीच में, और इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ही इसे कहा जाता है विश्व की छत। यानी विश्व की छत किसे कहा जाता है, तिब्बत के पठार को। क्यों, क्योंकि इसकी क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है। इसी आधार पे हिमालय एवं कुनलुन के बीच में एक श्रेणी और आ जाती है और वो है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा इसका भौतिक प्रदेश नंबर 2 मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश। इसके अलावा इस पर्वतीय प्रदेश एवं पठारी प्रदेश के साथ साथ यहाँ एक मरुस्थल भी आ जाता है, गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, जो कि शीत एवं शुष्क मरुस्थल है। शीत एवं शुष्क मरुस्थल, यानी यहाँ गर्म मरुस्थल ना होकर के ये क्या है, ठंडा मरुस्थल है, और शुष्क मरुस्थल है जो कि मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, चीन एवं मंगोलिया में गोबी मरुस्थल पाया जाता है। ये हम लोगों का अध्ययन हुआ कौन सा, मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश के बारे में। अब हम लोग अध्ययन करते हैं भौतिक प्रदेश नंबर 3 दक्षिणी पठारी प्रदेश। कौन सा, दक्षिणी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पठारी प्रदेश की सीमा की हम लोग बात करते हैं। सॉरी, इससे पहले मैं आपको मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश की स्थिति बता देती हूँ, तो वो आ जाएगा यहाँ मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश। एशिया में ये हो जाता है मध्यवर्ती पठारी प्रदेश नंबर 2 भौतिक प्रदेश। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3 दक्षिणी पठारी प्रदेश के बारे में। तो इसकी स्थिति आप देखिए, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण की ओर स्थित है और यह मुख्य 3 भागों में बंटा हुआ है। मुख्य 3 भागों में बंटा हुआ है। नंबर 1 आता है अरब प्रायद्वीप। कौन सा, अरब प्रायद्वीप। नंबर 2 आता है दक्कन प्लेटू, या आप कह सकते हैं भारतीय जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है वो। और नंबर 3 आता है इंडो चीन या दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित जो पठारी भाग है वो आ जाता है कहाँ, नंबर 3 शान का पठार, यूनान का पठार, या हम कह सकते हैं इंडो चीन पठारी प्रदेश। इसमें हम लोग देखते हैं नंबर 1 अरब प्रायद्वीप। एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक नक्शा पढ़ते समय हम लोगों ने अध्ययन भी किया था कि अरब सागर एवं लाल सागर और यहाँ आ जाती है फारस की खाड़ी। लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर के मध्य स्थित अरब प्रायद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, और यह अपने आसपास के धरातल से थोड़ा ऊंचा भी स्थित है, यानी कुछ ऊंचाई पे स्थित भाग। कौन सा, अरब प्रायद्वीप, जो कि एक शुष्क एवं रेतीला मैदान है और एक क्या है, पठारी भाग भी है। ये आ जाता है एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी पठारी भाग है उसका भाग नंबर 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 2 भारतीय जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत के दक्षिण में स्थित, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एवं इसके मध्यवर्ती भाग में स्थित भारत के जब भौतिक प्रदेश हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें भी यह भौतिक प्रदेशों में ही आता है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। और यह पठार ही जिसे क्या कहा जाता है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जिसकी ढाल कहाँ है,
इसकी ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। और इनमें ऊंचाई भी अगर देखें तो ये आ जाते हैं पूर्वी घाट, भारत के पूर्वी भाग पे स्थित पूर्वी घाट और भारत की पश्चिमी सीमा पे स्थित पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो इन दोनों में ढाल किस तरह से है, ढक्कन प्लेटू का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है और इसी आधार पे पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या है, पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा है। और इसी ढाल के आधार पर भी यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये हो जाता है दक्कन का पठार या भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 3, जो इसका हम पढ़ रहे थे दक्षिणी पठारी प्रदेश, उसके भी मैंने आपको 3 भाग बताए। पहला था अरब प्रायद्वीप, दूसरा था दक्कन पठार या भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और नंबर 3 आ जाता है इंडो चीन पठारी प्रदेश या यूनान एवं शान का पठार। यूनान पठार पड़ता है चीन के अंदर, जिसे इंडो चीन भी कहा जाता है, और शान का पठार पड़ता है म्यांमार के अंदर। ये दोनों जो पठारी भाग हैं और इन पठारों से प्रवाहित होने वाली नदियाँ, शान के पठार से होने वाली मेकांग नदी जो कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम इनसे होती हुई कहाँ गिरती हैं, दक्षिणी चीन सागर में गिरती हैं। और यूनान पठार जो कि चीन में स्थित है वो आ जाते हैं दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत। इस आधार पे हम लोगों ने जो अध्ययन किया कि दक्षिणी पठारी प्रदेश, जिसमें से अरब प्रायद्वीप क्या है, रेतीला एवं शुष्क प्रदेश है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है, ज्वालामुखी से निर्मित एक पठारी प्रदेश है, और ज्वालामुखी से निर्मित होने के कारण ही यहाँ क्या पाई जाती है, लावा मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसके अलावा इसका जो तीसरा भाग यूनान का पठार एवं शान का पठार हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं नंबर 4, नदियों के मैदान या नदियों के विशाल मैदान के बारे में। तो सबसे पहले, ओहो, इनको शो करना हम लोग फिर भूल जाते हैं। इसका तीसरा भाग पठारी प्रदेश भी मैं आपको एक प्लान नक्शे में बता दूं। यहाँ हो जाएगा पठारी भाग अरब प्रायद्वीप, ये हो गया आपका भारतीय प्रायद्वीपीय प्रदेश, और ये हो गया इंडो चीन प्रदेश, यहाँ यूनान पठार और यहाँ शान का पठार, यानी इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो ये हो गया नंबर 3 भौतिक प्रदेश। अब हम लोग अध्ययन करते हैं नंबर 4, नदियों के मैदान, यानी एशिया महाद्वीप में बहने वाली जो नदियां हैं और इनके द्वारा जो निर्मित विशाल मैदान है, इन मैदानों को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सभ्यताओं का पालना भी यहाँ के नदियों के मैदान भौतिक प्रदेश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व की अनेक मुख्य सभ्यताएं, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ है? एशिया महाद्वीप के जो ये भौतिक प्रदेश है, नदियों के द्वारा निर्मित विशाल मैदान, इनमें हुआ है। इसीलिए इस भौतिक प्रदेश को क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। इन भौतिक प्रदेश नदियों के मैदान में हम लोग अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है दजला फरात नदियों का मैदान। दजला फरात नदियाँ जो कि इराक देश से निकलती हुई ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है। फारस की खाड़ी में गिरती है और फारस की खाड़ी में गिरने से पहले ये एक जगह दोनों मिल भी जाती है। एक जगह जो एक तरफ से आ रही है फरात और एक तरफ से आ रही है दजला नदी, और ये दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं। और जब ये एक हो जाती है तो इसको कहा जाता है सत अरब नदी। क्या कहा जाता है? सतल अरब नदी। और यह एक होने के बाद किस में गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरती है। और इनके द्वारा जो निर्मित मैदान है दजला एवं फरात मुख्य नदी और इसकी अन्य जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो निर्मित मैदान है, इसे क्या कहा जाता है? दजला फरात नदी का मैदान। और यहाँ जो विकसित होने वाली
जो सभ्यता थी जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहा जाता है या मेसोपोटामियाई मैदान भी इसे कहा जाता है, और इसमें विश्व की असीरी एवं सुमेरी सभ्यताओं का विकास हुआ है दजला फरात मैदान में या मेसोपोटामियाई मैदान में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो वो आती है सिंधु एवं गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु एवं गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का भूगोल हम लोगों ने जब अध्ययन किया भूगोल विषय को पढ़ते समय, तो हमने देखा कि हिमालय श्रेणी से निकलने वाली सिंधु नदी जो कि भारत एवं पाकिस्तान से बहती हुई कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज, व्यास, जो इसकी ये 5 सहायक नदियाँ हैं, इनके द्वारा जो निर्मित मैदान है वो क्या हुआ, सिंधु अपवाह तंत्र या सिंधु अपवाह तंत्र के द्वारा बना हुआ मैदान। और इस मैदानी भाग में पनपने वाली सभ्यता कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा आ जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी हिमालय से ही निकलने वाली गंगा नदी जो कि भारत में ही बहती हुई नेक्स्ट प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी, गंगा नदी। और इसी आधार पे हिमालय से ही निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत के ईस्ट देश राज्यों से, पूर्वी राज्यों से बहती हुई गंगा में आकर के मिल जाती हैं, और ये दोनों एक कंबाइंड होने के बाद कहाँ गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हो गई भारत की नदियाँ जिनके द्वारा निर्मित क्या है, मैदान है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नदियों के विशाल मैदान में कि चीन की जो मुख्य नदियाँ हैं, यानी चीन की जो मुख्य नदियाँ हैं उनमें आ जाती है हांग हो नदी। कौन सी नदी, हांग हो नदी, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है, येलो रिवर भी कहा जाता है। कहाँ गिरती है ये, येलो सागर में ही गिरती है, येलो सी में ही गिरती है। इसके अलावा सी क्यांग नदी जो कि चीन की मुख्य नदी है, ये दोनों नदियाँ क्या करती हैं, यहाँ मैदानों का निर्माण करती हैं। इसके अलावा शाम के पठार में प्रवाहित होने वाली मेकांग नदी जो कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इसके अलावा आमूर नदी, कौन सी नदी, आमूर नदी जो कि रूस के इस भाग में बहती हुई एक विशाल मैदान का निर्माण करती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एशिया महाद्वीप में बहने वाली नदियों के द्वारा बने हुए विशाल मैदान जहां विश्व की अनेक सभ्यताओं का क्या हुआ, विकास हुआ, और इसी के आधार पे इसको क्या कहा जाता है, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इसका नेक्स्ट और लास्ट जो भौतिक विभाग आता है वो आ जाता है द्वीप समूह है। और यहाँ हमने फिर वही गलती कर दी, यानी हम लोग फिर भूल गए इसका भौतिक प्रदेश नंबर 4 कौन सा, नदियों के विशाल मैदान। तो ये यहाँ आ जाएगी दजला फरात नदियों के मैदान, ये आ जाएगा सिंधु घाटी का मैदान, ये आ जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ आ जाएगा हांगहो का मैदान, ये आ गया सी क्यांग का मैदान, यहाँ आ जाएगा मेकांग का मैदान। ये कौन से हो गए, ये हो गई नंबर 4 नदियों के विशाल मैदान। और अब हम लोग अध्ययन करते हैं लास्ट नंबर 5 कौन सा, द्वीप समूह है। यानी एशिया महाद्वीप में फैले हुए अनेक द्वीपीय समूह हैं। जहां हम लोगों ने राजनीतिक नक्शा इसका अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित जो द्वीप समूह हैं, और इनमें से सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप समूह है, जिसमें से सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, बाली, तिमोर, ये सब क्या है, द्वीप समूह में आ जाते हैं। और इनके अलावा अपने भारत देश का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, अपने भारत देश का लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और यहाँ स्थित मालदीव जो कि देश है लेकिन कौन सा देश, द्वीपीय देश है। तो ये हो जाते हैं एशिया महाद्वीप के द्वीप समूह हैं जिनका निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया से मुख्य रूप से हुआ है,
और वह एशिया महाद्वीप का क्या है, एक भौतिक प्रदेश है। इस प्रकार हम लोगों ने आज की इस क्लास के माध्यम से जो स्टडी किया कि एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेश और इन भौतिक प्रदेशों को हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित करते हुए इसकी स्टडी की है। जैसा कि हर बार मैं आपको बोलती हूँ, आपने साथ के साथ नोट्स भी बनाए होंगे, उन नोट्स को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और इसका भौतिक प्रदेश का जो नक्शा है आपको कहीं भी एटलस में भी मिल जाएगा, कहीं भी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो एक बार आप ईमानदारी से इसको अच्छे से रीड करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया हुआ यह टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।